आप सभी को जय श्री राम। तो आज मैं आप सबके सामने क्रिमिनल केस के बारे में एक लीगल एनालिसिस करने वाला हूँ, जो उसमें जो लीगलिटीज इन्वॉल्व है उसके बारे में आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। लीगल केस ये है कि जैसे कि आप सबको पता होगा, जो ताहिर हुसैन है, जो पहले आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन अभी इन दी अपकमिंग दिल्ली इलेक्शंस, जो अभी 5 तारीख को जिसकी पोलिंग है, तो इस बार इस दिल्ली इलेक्शंस में ही इज कंटेस्टिंग इलेक्शंस फ्रॉम मुस्तफाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी फ्रॉम एआईएमआईएम पार्टी। अब देखिए, बेसिकली ये तो मैं तो इसको एमआईएम ही बोलता हूँ, बिकॉज इंडिपेंडेंस के पहले ये रजाकरों की पार्टी थी, रजाकरों की और जाहिलों की पार्टी थी। तो मैं तो इसको ए आई एम आई एम बोलना गलत समझता हूँ, एम आई एम। तो एम आई एम पार्टी की तरफ से दिस टाइम ही इज कंटेस्टिंग इलेक्शंस फ्रॉम मुस्तफाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी। और एक और इसमें ये है कि आप सबको पता होगा कि जो ताहिर हुसैन है, ही इज अ कन्विक्ट अंडर यूएपी एंड पीएमएलए एक्ट। दिल्ली जो 2020 में दिल्ली में जो राइट्स हुए थे उसके मेन कन्विक्ट है ये। और जो इंटेलिजेंस ऑफिसर, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा को छत पे ले जाके मारना, 400 बार स्टैबिंग करना, और पेट्रोल बम, अदर एक्सप्लोजिव्स और पत्थर जो इनके यहाँ से मिले थे। तो उस दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपी है। ही इज द मेन कन्विक्ट इन दिल्ली 2020 राइट्स केस। सो ही हैज बीन चार्ज्ड अंडर यूएपी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो 1967 का एक्ट है, एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए एक्ट। तो देखिए, सिंस ही हैज बीन कन्विक्टेड इन दिल्ली राइट्स और पीएमएलए, ही हैज बीन कन्विक्टेड अंडर पीएमएलए आल्सो, वो ट्रायल जो है, ही इज गोइंग अंडर ट्रायल। तो बेसिकली इस पे ये हुआ कि एज ही हैज बीन गिवन टिकट फ्रॉम मुस्तफाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी फ्रॉम एमआईएम इन फॉर द अपकमिंग दिल्ली इलेक्शंस। तो इस पे ये हुआ कि इन्होंने बेल के लिए, इंटरिम बेल के लिए इन्होंने एप्लीकेशन डाला था। तो अब इसमें बेसिकली अर्लियर दिस मैटर वाज लिस्टेड बिफोर टू डिवीजन बेंच, बिकॉज मोस्टली इवन इन द हाई कोर्ट्स आल्सो, यहाँ पे भी हाई कोर्ट पे मोस्टली जो बेल का जो मैटर होता है वो डिवीजन बेंच के आगे लिस्ट होता है। सो इस केस में डिवीजन बेंच के आगे दिस मैटर वाज लिस्टेड। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह एंड जस्टिस पंकज मित्तल, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे डिवीजन बेंच के ये जजेस थे। अब इस पे स्प्लिट वर्डिक्ट हुआ। बेसिकली क्या होता है कि जब कोई भी कोर्ट किसी भी कंक्लूजन पे आ नहीं पाती, कोई एक स्पेसिफिक जजमेंट दे नहीं पाती, डिवीजन प्रॉपर डिवीजन हो जाता है, तो उसको स्प्लिट वर्डिक्ट बोला जाता है। बेसिकली कोई कंक्लूजन निकल नहीं पाया, कोई फाइनल ऑर्डर इसका निकल नहीं पाया। तो इस केस में भी, इन दिस केस आल्सो इट वाज अ स्प्लिट वर्डिक्ट बिटवीन जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह एंड जस्टिस पंकज मित्तल। अब जो जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह, उनकी इस पे ये फाइंडिंग थी, उनकी ये ऑब्जर्वेशन थी कि यस, ताहिर हुसैन मस्ट बी गिवन इंटरिम बेल, बिकॉज वो मार्च 2020 से ट्रायल फेस कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से वो जेल में है। एंड सेकेंडली, इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए बेल करना, इट कम्स अंडर आर्टिकल 21 विच इज राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 इट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ आर्टिकल 21, दैट इज द रीजन ही मस्ट बी ग्रांटेड इंटरिम बेल। ये था ऑब्जर्वेशन उनका, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह का। अब जस्टिस पंकज मित्तल का इस पे का ऑब्जर्वेशन ठीक उल्टा था। उनका इस पे ये ऑब्जर्वेशन था कि इनको इंटरिम बेल नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि इन्हें इंटरिम बेल दिया गया तो इट विल बी अ क्लियर कट वायलेशन ऑफ यूएपीए एक्ट एंड पीएमएलए एक्ट। और ये जो ऑब्जर्वेशन थी, आई एग्री विद दिस ऑब्जर्वेशन, बिकॉज पीएमएलए में टोटल 75 सेक्शंस है, विच इज डिवाइडेड इन 10 चैप्टर्स, एंड यूएपी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में देयर आर टोटल 53 सेक्शंस, विच इज डिवाइडेड इनटू 7 चैप्टर्स। कहीं भी 75 सेक्शंस ऑफ पीएमएलए एक्ट एंड 53 सेक्शंस ऑफ यूएपी एक्ट, कहीं पे भी बेल का कोई भी प्रावधान नहीं है। नो प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू ग्रांटिंग बेल टू द कन्विक्ट, ये कहीं पे भी नहीं दिया गया है। ये उनका ऑब्जर्वेशन था। तो अगर इस केस में ताहिर हुसैन को इंटरिम बेल मिला होता, तो इट वुड हैव बीन इंटरिम बेल दिया जाएगा, तो इट विल बी अ क्लियर कट वायलेशन ऑफ यूएपी एक्ट एंड पीएमएलए एक्ट। ये उनका पहला ऑब्जर्वेशन था। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि क्या होगा कि दिस केस इट विल बी यूज्ड एज अ प्रेसिडेंट। दैट मीन्स इसमें बहुत सारे उनको फिर फिर तो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस इसका सही नहीं होगा। मैनी पीपल इन द फ्यूचर व्हाट दे विल डू, अगर इन केस वो किसी यूएपीए और पीएमएलए एक्ट में अगर कन्विक्ट होते हैं, सो दे विल स्टार्ट कंटेस्टिंग इलेक्शन, उन्हें किसी पार्टी का टिकट दे दिया जाएगा। और इसी को रीजन बनाते हुए उन्होंने वो जो है वो क्या बोलते हैं, दे माइट अगेन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इंटरिम बेल, और बेल के लिए वो दे विल अपीयर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। क्यों? जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शंस। एंड सेकेंडली, जस्टिस पंकज मित्तल की ये भी एक ऑब्जर्वेशन थी कि जो पर्सन लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठता है, दे आर बेसिकली सिटिंग इन द एज एन एमएलए इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, सो एज अ टू सर्व पीपल, टू सर्व द पब्लिक, दैट्स व्हाई दे कैनॉट बी अ कन्विक्ट फॉर एनी केस। ये ऑब्जर्वेशन भी सही थी। तो अब ये ऑब्जर्वेशन जब दोनों बेंच की निकली, तो इस वजह से क्या हो गया, एक ने बोला कि बेल मिलना चाहिए, एक ने बोला बेल नहीं मिलना चाहिए, तो ये स्प्लिट वर्डिक्ट हो गया।
दोनों तो बेल मिला नहीं गया, तो कंक्लूजन इस पे कुछ आया नहीं. सो दैट्स व्हाई आफ्टरवर्ड्स व्हेन दिस मैटर वाज रिफर्ड टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिफर्ड दिस मैटर टू अ 3 जज बेंच, और चूंकि कुछ मेजोरिटी में कोई डिसीजन आ सके इसलिए 3 जज बेंच पे रिफर किया गया. अब वहां पे उन्होंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेंटेनिंग द न्यूट्रलिटी इसमें ताहिर हुसैन को कस्टोडियल पैरोल, कस्टडी पैरोल देने का उन्होंने डिसीजन दिया है, विच इज नॉट अ बेल. कस्टडी पैरोल डिफरेंट होता है. दो तरह के पैरोल होते हैं, ये मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट मैनर में आप सबको बता देता हूँ. एक होता है कस्टडी पैरोल, एक होता है रेगुलर पैरोल. और जो कस्टडी पैरोल होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर पैरोल. बेसिकली कस्टडी पैरोल उससे दिया जाता है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, मेनली फॉर फुलफिलमेंट्स ऑफ एनी, किसी पर्सनल काम है, जैसे घर में किसी का डेथ हुआ तो श्राद्ध करने के लिए, या लास्ट फॉर द सेक ऑफ परफॉर्मिंग लास्ट रिचुअल्स दिया जाता है, या घर में बेटी की शादी है, अब बेटी की शादी तो फादर के कन्यादान के बगैर हो नहीं सकती, इस पर्पस के लिए ये पैरोल जो है दिया जाता है, जो विच इज मोनली, या तो वो इट इज ग्रांटेड फॉर सम फ्यू नंबर ऑफ आवर्स और फ्यू नंबर ऑफ डेज, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए दिया जाता है. ये होता है कस्टडी पैरोल. अब जो रेगुलर पैरोल होता है, रेगुलर पैरोल एक तो मैं बता दूं हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कस्टडी पैरोल. बेसिकली रेगुलर पैरोल उन कन्विक्ट्स को दिया जाता है जो कम से कम 1 साल सजा काट चुके हैं, मिनिमम 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट का जो टाइम पीरियड जिनका हो चुका है. और ये तो बेसिकली इस पे रेगुलर पैरोल होता है और वो कुछ महीनों के लिए दिया जाता है. रेगुलर पैरोल का मेन कंडीशन ये है कि मिनिमम पीरियड इज, सॉरी, मैक्सिमम पीरियड इज 1 मंथ. एंड कस्टडी पैरोल जो होता है, कस्टडी पैरोल इज ज्यादा से ज्यादा 14 दिन के लिए दिया जाता है. तो इस केस में ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल दी गई है फॉर अप टू 3 फरवरी. एज पर दी प्रोविजन इसे तो 14 डेज के लिए दिया जा सकता है. तो टिल 3 फरवरी ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल दिया गया, बट कुछ कंडीशंस के साथ दिया गया, जैसे कि एक तो वो किसी भी दिन में 12 घंटे से ज़्यादा कैंपेनिंग कर नहीं सकते, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं सकते. अगर इन केस वो पब्लिक मीटिंग कर भी रहे हैं तो उन्हें उनके ऊपर जो केस चल रहा है, केस के बारे में वो कहीं पे भी कुछ भी मेंशन नहीं कर सकते. दूसरा, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी, दैट मीन्स मुस्तफाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर कहीं पे भी कैंपेनिंग के लिए जा नहीं सकते. रात के समय वो कैंपेनिंग कर नहीं सकते. और जो उन्हें जहां भी जाना है, उन्हें अपने साथ सिक्योरिटी पर्सनल के साथ ही जाना है, उसके अलावा वो कहीं जा नहीं सकते. कस्टडी सिक्योरिटी पर्सनल उनके साथ हमेशा रहेंगे. जेल से उनका पूरा लाइनअप होते रहेगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या है, सब चीज़ उन पे अपडेट रखा जाएगा. और दूसरा, जो 3 फरवरी तक वो सिक्योरिटी पर्सनल, और उन्हें जहां भी ले जाया जाएगा, उन्हें उनकी पार्टी की गाड़ी में नहीं ले जाया जाएगा, पुलिस वैन में ले जाया जाएगा. इस पर्पस के लिए उन्हें तभी दिया जाएगा कस्टडी पैरोल जब वो एक दिन का खर्चा, और सुप्रीम कोर्ट ने अमाउंट भी कोट किया है, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट हैज स्पेसिफिकली कोटेड द अमाउंट ऑल्सो, एंड द अमाउंट इज 2,07,429 पर डे. इतने खर्चे उन्हें दिए जाएंगे, उसके बाद ही उन्हें कस्टडी पैरोल दी जाएगी. क्यों? क्योंकि इतना एक्सपेंसेस बियर करना पड़ेगा पुलिस को फॉर द सेक ऑफ उन्हें कैंपेनिंग के लिए ले जाने के लिए इतना खर्चा लगेगा, इंक्लूडिंग पुलिस वैन, सिक्योरिटी पर्सनल, ये सब मिला के 2,07,429 का एक्सपेंसेस होगा, विच द गवर्नमेंट हैज टू बियर फॉर ताहिर हुसैन फॉर द सेक ऑफ हिज इलेक्शन कैंपेनिंग इन द अपकमिंग दिल्ली इलेक्शंस. अब ये, तो इस वजह से उन्हें 3 फरवरी तक कस्टडी पैरोल दी गई है. उसके बाद अगेन ही विल बी बिहाइंड द बार्स. अब इसमें बीइंग माई सेल्फ एज अ लॉयर, मेरा खुद का इस पे परसेप्शन, ये एनालिसिस इस पे ये है बेसिकली कि ताहिर हुसैन को इस केस में वैसे तो बेल तो नहीं दिया गया. कस्टडी पैरोल इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम बेल और इंटरिम बेल, वॉट एवर इट इज. और बेल का जो एप्लीकेशन लगता है, इट इज फाइल्ड अंडर डिवीजन बेंच के आगे लगता है. जो इंटरिम बेल है, सॉरी आई मीन एंटीसिपेटरी बेल अंडर 482 ऑफ बीएनएसएस, एंड रेगुलर बेल अंडर 483 ऑफ बीएनएसएस. अर्लियर जब सीआरपीसी था तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए सेक्शन था 438, रेगुलर बेल के लिए था 439. अब चेंज होने के बाद, नया कानून आने के बाद, बीएनएसएस आने के बाद, हाई कोर्ट के सामने एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 482, एंड फॉर रेगुलर बेल एप्लीकेशन इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 483 ऑफ बीएनएसएस. तो अब देखिए, मेरा इस पे पर्सनल ऑब्जर्वेशन इस पे ये है कि वैसे तो ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल की देने की कोई जरूरत नहीं थी, बिकॉज एज राइटली पॉइंटेड आउट बाय जस्टिस पंकज मित्तल ऑल्सो, जब डिवीजन बेंच के आगे मैटर वॉज पेंडिंग, एज राइटली पॉइंटेड आउट बाय जस्टिस पंकज मित्तल ऑल्सो, यदि इन्हें बेल दिया गया तो दिस विल बी यूज्ड एज अ प्रेसिडेंट. फिर सारे लोग इसका, कोई भी किसी भी केस में, पीएमएल या यूएपीए में, किसी भी एक्ट में अगर दे विल बी कन्विक्टेड अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस स्टैट्यूट, वो फिर से वो इलेक्शन, ऑल ऑफ देम दे विल स्टार्ट कंटेस्टिंग इलेक्शंस.
पंचायत चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभा, किसी भी चुनाव का वो दे माइट स्टार्ट कंटेस्टिंग इलेक्शंस, दे विल गेट टिकट फ्रॉम एनी पार्टी एंड देन दे विल सेड दैट फॉर द सेक ऑफ डूइंग पॉलिटिकल कैंपेनिंग एंड ऑल, हमें बेल चाहिए, हमें कस्टडी पैरोल चाहिए. सो दैट इज द रीजन कि इवन दिस केस में, एंड एज आई सेड, यूएपीए में एंड पीएमएलए में, बिकॉज ही इज बीन चार्ज अंडर यूएपीए एंड पीएमएलए, कहीं पे भी बेल का प्रोविजन नहीं है, इवन कस्टडी पैरोल देने का भी कोई प्रोविजन नहीं है. बट ये ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी कि उन्हें कस्टडी पैरोल दिया जाए, बिकॉज इससे पहले भी एक रशीद इंजीनियर का नाम आपने सुना होगा, उन्हें भी फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल कैंपेनिंग ये जो है उन्हें भी कस्टडी, जो बारामुल्ला के एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है वहां से, उन्हें भी से फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल कैंपेनिंग उन्हें भी बेल दिया गया था. एंड सेकेंडली, एज राइटली पॉइंटेड आउट बाय पंकज मित्तल, ये जो इलेक्शन कैंपेनिंग है, दिस डजंट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ पर्सनल रीजंस लाइक मैरिज, डेथ एंड ऑल. किसी व्यक्तिगत कारण नहीं है ये, पब्लिक, दिस इन्वॉल्व्स अ कैंपेनिंग, इलेक्शन कैंपेनिंग. सो दैट्स व्हाई इंटरिम बेल मस्ट नॉट बी ग्रांटेड. सो मेरा भी यही ऑब्जर्वेशन है, आई एग्री विद व्हाट पंकज मित्तल सेज, मेरा भी यही ऑब्जर्वेशन है कि दिस केस विल बी यूज्ड एज केस साइटेशन, और इसको फ्यूचर के लिए यूज किया जा सकता है. फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस इसके अच्छे नहीं हो सकते, बिकॉज एनी कन्विक्ट which is who is been charged convicted under UAPA, PMLA or NSA or any serious statute, वो फिर they will start contesting elections and they will be filing application for custody parole or interim bail before the honorable apex court just for the sake of contesting elections. So ये analysis था इसका. So अब लेट्स सी आगे इसमें क्या होता है. 3 फरवरी तक दिया गया है. तो दिस वाज बेसिक एनालिसिस. आई होप आप सभी को इसके बारे में बहुत इजी लैंग्वेज में समझ आई होगी, बेसिकली जो लीगलिटीज है. आई होप आई हैव डेल्ट दिस इशू इन अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट मैनर एंड इन अ वेरी इजी लैंग्वेज. आप सभी को जय श्री राम.